आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 2 का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए, दैनिक जीवन में हम पीएच का हमारे क्या क्या महत्व है। सबसे पहली बात कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। जो मनुष्य का शरीर होता है वह 7 से लेकर के 7.8 पीएच की रेंज में कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए एक पीएच का मान निर्धारित होता है। तो हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच, ये हमारी रेंज है, इसी रेंज के बीच कार्य करता है। दूसरी बात, कई बार हम सुनने में आता है कि अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा के जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कारण जब ये इस प्रकार का अम्लीय वर्षा वाला जल नदियों में पहुंचता है तो नदियों का जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें जो जीवधारी होते हैं उन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे तीसरा इसका इम्पोर्टेंस है, हमारा जो उदर होता है, हमारा उदर में जो जठर रस होता है, उस जठर रस का पीएच कल हमने देखा था 1.2 होता है, और जठर रस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि किसी कारणवश हमने ग्लिष्ट भोजन कर लिया है तो वो भोजन, जब भोजन का अपच हो जाता है, यदि किसी कारणवश भोजन अपच हो गया तो क्या करेगा कि जठर रस अधिक से अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालेगा उसको पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। और उस कंडीशन में हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, और ये एसिडिटी जिसको हम अम्लता कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेट में खट्टी खट्टी डकारें आती है और ये लक्षण है, और जलन होती है, ये एसिडिटी के लक्षण। अब इसके निवारण के लिए हमें एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में हम पहले पढ़ चुके हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या MgOH का होल 2, मैग्नीशियम का दूध, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच किस प्रकार हमारे काम आता है। उसके बाद है पीएच परिवर्तन। हम हमारे डेली लाइफ में एक क्रिया होती है जिसका नाम है दंत क्षय। चौथा पॉइंट है दंत क्षय। क्या होता है दंत क्षय में? कि हमने रात भर भोजन किया, हमने रात को भोजन करने के बाद रात भर सोते समय हमारे दांतों के बीच में जो ये कण फंसे हुए थे, भोजन के कण दांतों के बीच में फंसे हुए थे, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं। इस अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से यदि कम हो जाए तो इस 5.5 से पीएच का मान कम हो जाएगा
तब हमारा जो दांत का कठोरतम भाग है जिसको हम इनेमल कहते हैं ये घुलने लगेगा। इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये इनेमल इस अम्ल में जो पीएच मान अम्ल का 5.5 से कम होता है इसमें घुलेगा, और इस इनेमल के घुलने के कारण हमारे दांत कमज़ोर होते जाते हैं। इसी को हम दंत क्षय कहते हैं। तो दंत क्षय का कारण है अम्ल का निर्माण। हमारे दांतों के बीच का भोजन के जो कण होते हैं, फंसे हुए भोजन के कण, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं। जिस अम्ल का मान 5.5 से कम हो जाता है उसमें इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ दंत का कवर होता है, दांतों का कवर, ये धीरे धीरे उस अम्ल में घुलने लगता है। इसी को हम दंत क्षय कहते हैं। अब क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो भोजन में शर्करा उपस्थित होगी, और उस शर्करा में क्या होगा, जीवाणु पैदा होंगे, और जीवाणु पैदा होंगे तो वो अवायवीय श्वसन करेंगे और अम्ल पैदा करेंगे। अम्ल पैदा करेंगे तो उस अम्ल का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे शरीर का जो दांत का इनेमल भाग होता है वो उसमें घुलने लगता है। इसी को हम दंत क्षय कहते हैं। अब दंत क्षय का निवारण क्या है? दंत क्षय के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जितने ही दंत मंजन होते हैं वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए हमें दंत मंजन करना चाहिए और भोजन के कणों को जो दांतों के बीच फंसे हुए हैं उसमें सफाई करके बाहर निकालना चाहिए। दंत मंजन जितने भी है वो क्षारीय है, और जो अम्ल पैदा हुआ है वो क्षारीय माध्यम के साथ मिलकर के उसको उदासीन कर लेता है। इसीलिए दंत क्षय को रोकने के लिए हमें दंत मंजन, टूथपेस्ट जितने भी है वो उसका उपयोग करना चाहिए। तो दंत मंजन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये दंत क्षय को रोक सकते हैं। उसके बाद हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, डंक छोड़ने के कारण भी हमें कई बार दर्द होता है। तो मधुमक्खी के जो डंक में कीटों, मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े, इन सभी के डंक में अम्ल स्रावित होता है, जो हमारे त्वचा के साथ संपर्क में आने पर दर्द उत्पन्न करता है। तो ये मधुमक्खी है, चींटी है, इनमें मधुमक्खी है, चींटी है, इनमें एक विशेष प्रकार के जैसे फार्मिक अम्ल, चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। तो ये जो अम्ल छोड़ते हैं, इस अम्ल के कारण क्या हो जाता है, मधुमक्खी के डंक में, चींटी में, इनमें अम्ल होता है। जब ये काटते हैं तो ये अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, शरीर में छोड़ते हैं, जिसके कारण हमें हमारी त्वचा के संपर्क में जब ये अम्ल आता है तो उसमें जलन होता है और दर्द होता है। तो इसके निवारण के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम कहते हैं खाने का छोड़ा, बेकिंग सोडा, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षार होता है वो, और जो इसने शरीर में छोड़ा वो अम्ल है। अम्ल क्षार के जो लक्षण है उसको उदासीन कर लेता है, इसीलिए उससे जलन कम हो जाती है। उसके बाद है हमारे मृदा का पीएच। कई बार आपने देखा होगा कि जो मृदा होती है, मृदा का पीएच भी एक निर्धारित पीएच होता है। जिस मृदा का पीएच यदि अधिक कम होगा तो वो अम्लीय मृदा हो जाएगी, और तो उसमें क्षार का उपयोग करके चूने का ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनका उपयोग करके उसका अम्लीय मृदा की अम्लीयता को कम किया जाता है। तो मृदा का भी पीएच पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की मृदा होगी उसके पीएच के अनुसार उसमें फसल पैदा होती है। तो ये पीएच मान है। उसके अलावा एक पौधा होता है जो जंगली पौधा है, जिसको हम कहते हैं नेटल।
नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। ये जो नेटल का पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती है उस पत्तियों में ये डंकनुमा क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये डंकनुमा बाल, इस डंकनुमा बाल में डंक जैसा इन बालों में मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। यहाँ से एक अम्ल स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है और ये मेथेनोइक अम्ल जब हमारे शरीर में संपर्क में आता है तो इसमें क्या करता है कि जलन पैदा करता है, खुजली पैदा करता है। अब यह इससे दर्द होता है और इसके इलाज के लिए एक पौधा होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको कहते हैं डाक का पौधा। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको इसके ऊपर रगड़ने से क्या हो जाता है कि नेटल के जो अम्ल का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ और भी उदाहरण हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर कई प्रकार के अम्ल होते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे सिरका में कौन सा अम्ल होता है। ये प्रकृति में पाए जाने वाले अम्लों की बात करते हैं तो सिरका में जो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नंबर 2, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल सिरका में। नंबर 3, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद चौथा है, टमाटर में जो अम्ल होता है वो है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ये टमाटर में होता है। उसके बाद है खट्टा दूध यानी कि दही के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद दही के बाद नींबू है। नींबू में जो अम्ल होता है वो भी होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे दोनों में पाया जाता है तो ये होता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद है चींटी का जो डंक होता है, चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार नेटल का जो डंक होता है, नेटल के पौधे के डंक में, नेटल के डंक में इसमें भी होता है मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार के ये कुछ अम्ल होते हैं जो दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब आता है, ये हमारे कुछ अम्ल थे। तो आज हमने दैनिक जीवन में कुछ अम्लों के बारे में पढ़ा। दैनिक जीवन में हम मुंह में हमारे अम्ल होता है, उदर में अम्ल होता है पैदा। इसी प्रकार ये मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, तो ये मिट्टी के पीएच का मान, ये सारे के सारे हमारे जीवन में कुछ उपयोगी पीएच मान हैं। धन्यवाद।